नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो तक हमने बात किया था विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के बारे में। इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट रह गई थी वो बताना छूट गया था, तो आप उसको देख लीजिए। इसमें जो फर्स्ट रैंकिंग किसकी है? फर्स्ट रैंकिंग है सिंगापुर। यहाँ पर जो हांगकांग आप देख रहे हैं, ये हांगकांग 2019 के लिए है, ठीक है। तो 2020 की भी चूंकि रैंकिंग आ गई है, तो 2020 में फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? सिंगापुर। और भारत की रैंकिंग 105वीं है, 79 से गिर करके 105वीं आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं साराभाई क्रेटर के बारे में। अब हम थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर चलेंगे। ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब यूपीपीसीएस भी जनरल साइंस से शिफ्ट हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो चीज़ें पढ़नी होगी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़नी होगी। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक साराभाई क्रेटर के बारे में है। साराभाई क्रेटर का चित्र जारी किया गया इसरो के द्वारा 12 अगस्त 2020 को, डेट नहीं याद रखना। साराभाई क्रेटर का चित्र जारी किया गया। साराभाई कौन है? साराभाई भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई इनका पूरा नाम है। इनके जन्म शताब्दी वर्ष के पूरा होने के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इसरो ने साराभाई क्रेटर का चित्र जारी किया। साराभाई क्रेटर नाम किसने रखा था? तो साराभाई क्रेटर नाम रखा गया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा 1974 में, ठीक है। इन्होंने ही IAU ने ही साराभाई क्रेटर नाम रखा था। और इस क्रेटर का जो 3D मैपिंग है किसने खींचा था? 3D चित्र ये जो चंद्रयान 2 हमारा मिशन लॉन्च हुआ था, जो ऑर्बिट में जो मिशन चल रहा है, ठीक है। हमारा लैंडिंग वाला तो मिशन फेल हो गया था, लेकिन ऑर्बिटर तो अभी चंद्रमा की कक्षा में वो रोटेट कर रहा है। तो चंद्रयान 2 में जो कैमरा लगा है TMC-2 टेरेन मैपिंग कैमरा 2, इसी ने साराभाई क्रेटर का 3D चित्र लिया था, ठीक है। और ये कहाँ पर? सारी चीज़ें चंद्रमा पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये जो जहाँ पर साराभाई क्रेटर है, वहीं से 250 से 300 किलोमीटर पूर्व में ही नासा का अपोलो 17 और रूस का लूना 21 मिशन का लैंडिंग स्थल भी है। ये सारी घटनाएं, जब अपोलो 17 भेजा जा रहा है, रूस का लूना 21 भेजा जा रहा है, तो ये सभी कोल्ड वार का दौर है। कोल्ड वार में जब आप कोल्ड वार पढ़ेंगे तो हर क्षेत्र में अमेरिका और USSR के बीच प्रतिस्पर्धा थी, इवन स्पेस के क्षेत्र में भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है साराभाई क्रेटर, चंद्रयान 2 के द्वारा इसकी तस्वीर ली गई थी। आगे चलते हैं। नासा का मार्स रोवर परसिवरेंस। देखिए, नासा ने अपने मंगल अन्वेषण कार्यक्रम के तहत मंगल 2020 मिशन के तहत परसिवरेंस नामक रोवर का प्रक्षेपण किया। रोवर आपको पता है एक लैंडर होता है और एक रोवर। तो किसी भी स्थान पर या किसी भी ग्रह पर जो लैंड करता है उसे क्या कहा जाता है? लैंडर। और रोवर क्या होगा? उसमें से एक 4 पहिया 6 पहिया वाली गाड़ी निकलेगी जो कहलाएगी रोवर, ठीक है। तो जो यहाँ पर नासा ने अपने मंगल मिशन के तहत रोवर का नाम क्या रखा? परसिवरेंस, ठीक है। और इसे लॉन्च किया गया था, यहाँ से आप देख सकते हैं फ्लोरिडा से इसे प्रक्षेपित किया गया था। देखिए, और यहाँ पर एक खास बात, इस रोवर के साथ एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है, उसका नाम क्या है? इंजेन्यूटी, ठीक है, इंजेन्यूटी। अब आप ज़रा इनके बारे में देखिए। यहाँ पर ये है रोवर जिसका नाम है परसेवरेंस, और ये है इंजेन्यूटी जो हेलीकॉप्टर है, ठीक है। ये दोनों साथ में जाएंगे और मंगल पे ये भी रिसर्च का काम करेगा और ये भी रिसर्च का काम करेगा। खास बात क्या है? परसेवरेंस का मतलब क्या होता है? दृढ़ता, और इंजेन्यूटी का मतलब क्या होता है? प्रतिभाशालिता। ये जो नाम इंजेन्यूटी रखा गया, ये भारतीय मूल की वनीजा रूपानी के द्वारा ये नाम दिया गया है, ठीक है। भारतीय मूल की वनीजा रूपानी ने इस हेलीकॉप्टर को नाम दिया इंजेन्यूटी। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। इतिहास में यह पहला अवसर है जब कोई हवाई वाहन अर्थात हेलीकॉप्टर किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें कोई खास बात नहीं है, एक चीज़ देख लीजिए, नासा ने अब तक मंगल ग्रह पर कितने रोवर भेज चुका है? तो यहाँ पर देख सकते हैं सोजर्नर पहला रोवर, स्प्रेट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरोसिटी रोवर, 4 रोवर अब तक भेजा जा चुका है। आगे चलते हैं। चीन का मंगल मिशन तियानविन-1। चीन की स्पेस एजेंसी ने तियानविन-1 को लॉन्च किया, ठीक है। और ये मंगल मिशन के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। चाइना की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और तियानविन-1, तियानविन का मतलब क्या होता है? तियानविन का मतलब होता है स्वर्ग से प्रश्न पूछना, क्वेश्चंस टू द हेवन, ठीक। और इसमें कोई खास बात नहीं है। बाकी इसमें रोवर वगैरह है। हाँ, अगर ये
जो Tianwen-1 है सक्सेसफुल होता है तो ये चाइना पहला देश बन जाएगा जो एक ही मिशन में तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला विश्व का पहला मंगल अभियान हो जाएगा। क्या तीनों मिशन का मतलब क्या होता है कि वो ऑर्बिट में जाकर के सर्वेक्षण भी करेगा, लैंड भी करेगा और रोवर को तैनात भी कर देगा। ठीक है, जनरली क्या होता है, पहले ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजा जाता है, ऑर्बिटर जो कि किसी भी चाहे वो ग्रह हो उपग्रह हो उसके ऑर्बिट में रोटेट करता रहता है, फिर लैंडर भेजा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से क्रम होता है, लेकिन चाइना अपने इस अटैम्प्ट में एक तीनों चीज़ें एक साथ कर रहा है। ठीक है, ऑर्बिटर भी, लैंडर भी, रोवर भी। चलिए आगे चलते हैं। यूएई का प्रथम मंगल मिशन होप। ठीक है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात का है मंगल मिशन होप। अब आप यहाँ पर देखें 20 जुलाई 2020 को जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से यूएई के पहले मंगल मिशन होप का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। मिशन यूएई का है, लेकिन इसे लॉन्च कहाँ से किया गया, जापान के स्पेस स्टेशन से किया गया। ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र से किया गया, स्पेस सेंटर से किया गया। अब यहाँ पर आप देखें तो किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया, तो उसका नाम है मित्सुबिशी H2A। नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। और इसका विकास किसके द्वारा किया गया, तो मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, जो कि यूएई की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ये पूर्णतः फंडिंग है और इसका विकास किया गया मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, खास बात यहाँ पर क्या है कि यह किसी पश्चिमी एशियाई, अरब या मुस्लिम बहुल देश के द्वारा मंगल ग्रह हेतु प्रक्षेपित प्रथम मिशन है। पश्चिमी एशिया जो जैसे अरब कंट्रीज़ हैं, अरब या मुस्लिम बहुल देश द्वारा मंगल ग्रह हेतु प्रक्षेपित पहला मिशन है। अर्थात अभी तक किसी ने भी अरब कंट्री ने या मुस्लिम बहुल कंट्री ने ऐसा कोई मिशन लॉन्च नहीं किया है, ये पहला कंट्री बन गया है। ठीक है, चलिए और कुछ भी खास बात नहीं। अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र को मंजूरी, क्योंकि इसरो के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है और इसरो के पास काम बहुत ज़्यादा, तो इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जैसे अमेरिका वगैरह में देखने को मिलता है, स्पेस एक्स जैसे बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है स्पेस के क्षेत्र में, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से भारत में भी अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को मंजूरी दी गई है। 24 जून 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुधारों को मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसमें एक बॉडी का भी गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र। इसका गठन किया जाएगा और ये 6 महीने में शुरू भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ईरान का पहला सैन्य उपग्रह नूर-1, ये ईरान का है सैन्य उपग्रह नूर-1। आपको याद रखना है, ठीक है, कि कौन सा मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। नूर का क्या मतलब होता है, नूर का मतलब होता है लाइट। ठीक है, नूर का मतलब लाइट होता है। उपग्रह को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अब यहाँ पर देखें, बस और कोई ख़ास बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं OFAC-16 के बारे में। ये इजराइल ने अपने जासूसी उपग्रह OFAC-16 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था जुलाई 2020 में। तो OFAC-16 किसका है, इजराइल का जासूसी उपग्रह है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह अनासिस 2। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया का सैन्य उपग्रह है, उसका नाम क्या है, अनासिस 2। और इसका लॉन्च किसने किया था, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। ठीक है, अपने रॉकेट फाल्कन 9 के द्वारा। सबसे हैवी रॉकेट है फाल्कन 9। आगे चलते हैं, व्योम मित्रा के बारे में है। व्योम मित्रा आपको पता है कि हमारा टारगेट है कि हम गगनयान को लॉन्च करें अगले 2 सालों में। तो लेकिन गगनयान में हम सीधे अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजें या व्योम मित्रा को भेजें, उससे पहले किसी रोबो को भेजना ज़रूरी होता है, ताकि स्पेस में उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इन चीज़ों का अध्ययन किया जा सके, क्या क्या उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ताकि उन परेशानियों से निपटने की पूरी व्यवस्था की जा सके। तो इसी संदर्भ में इसरो के द्वारा एक रोबो बनाया गया, हाफ ह्यूमनॉइड लेडी रोबो तैयार किया गया। उसका नाम क्या रखा गया, व्योम मित्रा। ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्थात वो सोच सकती है, समझ सकती है, उस पर वो एक मानव की तरह व्यवहार करेगी स्पेस में। ठीक है, इसीलिए इस व्योम मित्रा को तैयार किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, यह गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान में इसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक, देखिए अब आप यहाँ पर कुछ चीज़ें देख सकते हैं। ये है, देखिए
यहाँ पर व्योममित्रा, ये है सोफिया और ये है भारत की रश्मि। सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता मिली है। ये सब क्या है? ये सब आप जो देख रहे हैं ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कमाल हैं। ठीक है, ये लोग सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उन क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ये भारत की जो रश्मि है ये हिंदी, भोजपुरी, मराठी, कई भाषाएं ये बोलती है। सोफिया तो इंग्लिश ही बोलती है, भारत भी आई थी सोफिया। और ये है व्योममित्रा जिन्हें स्पेस में भेजा जाएगा। हालांकि इसरो सोच रहा था रश्मि को भेजने की। ठीक है, अब आगे क्या होता है वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख लीजिए कि हर देश अपने स्पेस ट्रेवलर्स को एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं। जैसे कि यूएसए अपने स्पेस ट्रेवलर जो अंतरिक्ष में जाते हैं यात्री, उन्हें एस्ट्रोनॉट्स बोलता है। रसिया कॉस्मोनॉट्स बोलता है, चाइना टाइकोनॉट्स बोलता है और भारत क्या बोलेगा? उन्हें व्योममित्रा बोलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्व के प्रसिद्ध ह्यूमनॉइड आप देख सकते हैं, तो आप कोई नाम याद रखें या ना रखें, लेकिन यहाँ पर आप ज़रूर देख सकते हैं कि 2013 में जापान ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में किरोबो नाम के एक रोबोट को भेजा था। ठीक है, किरोबो नामक रोबोट को कोएची वकाता नामक अंतरिक्ष यात्री के साथ भेजा था। ये नाम याद रखिए, किरोबो। और विश्व की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट नागरिक सोफिया, ठीक है, जिसे सऊदी ने नागरिकता प्रदान किया था। ठीक है, और याद रखें कि ये जो भारत की रश्मि है ये झारखंड रांची के एक व्यक्ति के द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। GSAT-30 का सफल प्रक्षेपण किया गया। GSAT-30, तो आप देख सकते हैं GSAT-30 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? फ्रेंच गुयाना से किया गया, और जिस पर फ्रांस का अधिकार है। दक्षिण फ्रेंच गुयाना कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। अब सवाल ये उठता है कि भारत स्पेस के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर रहा है, फिर भी हमने फ्रेंच गुयाना से इसे लॉन्च क्यों किया? तो इसका जो वज़न था वो काफ़ी ज़्यादा था। अभी हमारे देश में इतने हैवी पेलोड को भेजने के लिए, स्पेस में भेजने के लिए अभी व्हीकल नहीं है। हालांकि अब हम स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, उसका विकास हो रहा है, तो अब हम और हैवी व्हीकल्स को भी भेजने में सफल हो जाएंगे 1-2 सालों में। ठीक है, तो GSAT-30 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से हुआ? फ्रेंच गुयाना से हुआ। वहीं पर यूरोपीय स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है एरियन स्पेस, उसने एरियन 5 रॉकेट से इस GSAT-30 को स्पेस में पहुंचाया, ऑर्बिट में पहुंचाया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कि इसका पेलोड कितना था। यहाँ पर लॉन्च मास 3357 kg था। ठीक है, काफ़ी ये हैवी है, इस वजह से इसको हमने यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद से स्पेस ऑर्बिट में भेजा है। आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं, फ्रेंच गुयाना कहाँ पर है? ये है फ्रेंच गुयाना। इसकी राजधानी कहाँ पर है? केन। ठीक है, क्या फ्रेंच गुयाना से 0 डिग्री होकर के जाती है? जी नहीं, जो 0 डिग्री है वो दक्षिण अमेरिका में 3 ही देशों से होकर के जाती है। सबसे पहले इक्वेडोर, फिर कोलंबिया और फिर ब्राज़ील। फ्रेंच गुयाना से होकर के नहीं जाती। अच्छा, ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ से 0 डिग्री भी होके जाती है, और यहाँ पर नीचे देखें तो मकर रेखा भी होकर के जाती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। PSLV का 50वां मिशन, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, PSLV का 50वां मिशन, और इस अवसर पे हमारे इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान के द्वारा PSLV at 50 नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। और याद रखिएगा ये PSLV की 48वीं, यहाँ पर देखिए PSLV C48 नाम इसे रखा गया, क्योंकि 2 मिशन PSLV के फेल हो गए थे। ठीक है, इसीलिए, नहीं तो यहाँ पर PSLV C50 लिखा होता। 50वीं उड़ान है, लेकिन यहाँ पर PSLV C48 लिखा हुआ है क्योंकि 2 मिशन हमारे फेल हो गए थे PSLV के। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये दूसरी उड़ान थी। जो PSLV का नया वर्जन है PSLV QL, PSLV की कई वर्जन डेवलप हो चुके हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देखें, जो इसरो की एक व्यावसायिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके साथ हुए व्यावसायिक समझौते के तहत इसे लॉन्च किया गया है। ये जो विदेशी उपग्रह हैं, इसमें 9 विदेशी उपग्रहों को भी PSLV के माध्यम से लॉन्च किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, इसरो के पास बहुत सारा काम है, तो अब बहुत से विदेशी हमारे देश के द्वारा वो सैटेलाइट को लॉन्च करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम कम लागत पे और विश्वसनीय सेवा प्राप्त कर सकें। तो भारत सरकार ने एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये विदेशी राष्ट्रों की सैटेलाइट को लॉन्च करने में मदद पहुंचाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज़ जान लीजिए आप कि PSLV, GSLV ये सब क्या होता है। PSLV जो है एक 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। PSLV में कितने स्टेज होते हैं ये पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको याद रखना, UPSC ने इस क्वेश्चन को पूछा था। इसमें 4 स्टेज होते हैं।
और जो फर्स्ट और थर्ड स्टेज होता है वो सॉलिड रॉकेट मोटर होते हैं उसमें, और सेकंड और फोर्थ में क्या होता है, लिक्विड रॉकेट इंजन्स लगे होते हैं। ठीक है, और ये पहला फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेजेस लगे हुए हैं, अर्थात द्रव प्रणोदक का इसमें यूज़ किया जा सकता है। और ये कितनी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 850 kg से 1.9 टन तक इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 850 से लगभग 1900 kg तक है। अब यहाँ पर देखें तो ये जो PSLV है, इसी PSLV ने चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया था। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन को भी इसी ने लॉन्च किया था। ये देखिए यहाँ पर ये जो PSLV है ये 2 बार फेल हो चुका, 1993 में PSLV D1 और PSLV C39 2017 में। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर PSLV C48 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है PSLV। भारत में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के विकास की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने विकास किया था SLV का, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, फिर ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर GSLV आप यहाँ पर देखें जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मैक 1 और मैक 2, और सबसे जो पावरफुल है वो है GSLV मैक 3। ठीक है, GSLV मैक 3 मार्क 1 के द्वारा ही हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं PSLV के जो स्टेजेस हैं। ठीक है, 4 स्टेजेस होते हैं PSLV के। फर्स्ट स्टेज में देखें ध्यान से, तो हम जो ईंधन का प्रयोग करते हैं उसका नाम है HTPB, सॉलिड स्टेट है। तो यहाँ पर सॉलिड जो प्रोपेलेंट का यूज़ होता है उसका नाम है HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है, और यहाँ पर जो सेकेंड स्टेज है उसमें UDMH का यूज़ किया जाता है प्रोपेलेंट के रूप में, प्रणोदक के रूप में, अनसिमेट्रिक डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन। और थर्ड स्टेज में फिर से हम HTPB का यूज़ करते हैं, और जो फोर्थ स्टेज है उसमें हम MMH प्लस MON का यूज़ करते हैं। MMH का मतलब हो गया मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन, और MON का मतलब हो गया ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। तो आपसे अब क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट लेवल से पूछा जाएगा। अब वो 1 लाइनर क्वेश्चन जो हो गए वो ख़त्म हो गए, उसका दौर ख़त्म है। अब आपसे जनरल साइंस के बजाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन होंगे, तो आप इसको याद रखें कि फर्स्ट स्टेज में कौन सा ईंधन यूज़ होता है, HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। सेकेंड स्टेज में UDMH, थर्ड स्टेज में फिर से HTPB, और फोर्थ स्टेज में MMH। अब यहाँ पर जब ये चीज़ें आप देख रहे हैं तो आप GSLV के बारे में भी देख लें। हमने देखा PSLV के बारे में, PSLV में 4 स्टेज हैं, जबकि GSLV में कितने स्टेज हैं, 3 स्टेज हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो कि यहाँ पर आप देखेंगे सॉलिड स्टेट है, और सेकंड स्टेज की बात करें तो इसमें विकास इंजन का यूज़ किया गया है, और थर्ड जो स्टेज है उसमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो जो GSLV होता है उसमें क्रायोजेनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जो थर्ड स्टेज होता है। ठीक है, अब आप इसमें जो देख रहे हैं यहाँ पर सैटेलाइट कहाँ पर होता है, सैटेलाइट होता है ये सबसे टॉप, ये जो पार्ट है यहाँ पर सैटेलाइट को रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। PSLV C47 या कार्टोसैट 3 मिशन के बारे में है। PSLV की 49वीं उड़ान को मतलब सफलतापूर्वक संपन्न हुई कहाँ से, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, इसका जो दूसरा लॉन्च पैड है वहाँ से PSLV C47 की उड़ान संपन्न हुई, और ये कार्टोसैट 3 मिशन के 3 सैटेलाइट के साथ 13 विदेशी नैनो उपग्रहों को भी ये ऑर्बिट में ले गया। कार्टोसैट 3 के साथ ही 13 विदेशी नैनो सैटेलाइट को भी ले गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कार्टोसैट श्रृंखला का उपग्रह है, ये इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी खास बात ये है कि यह 509 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर स्थित न्यूनतम 25 सेंटीमीटर आकार वाली वस्तुओं की भी स्पष्ट तस्वीरें खींच सकता है। ठीक है, कार्टोसैट कैमरे में जो कैमरे इसमें लगे हैं उनकी बहुत ही क्वालिटी बहुत ही बेहतर है। जो 25 सेंटीमीटर आकार की वस्तु अगर पृथ्वी पे है तो उसकी भी तस्वीर खींच लेगा। तो इससे पता क्या चलेगा, इससे किन किन क्षेत्रों में इसका यूज़ होगा, तो आप देख सकते हैं शहरी नियोजन में, अर्बन प्लानिंग, ग्रामीण संसाधन तथा अवसंरचना विकास, तटीय भूमि प्रयोग, लैंड कवर, इन सभी क्षेत्रों में कार्टोसैट का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 112 बहिर्ग्रहों का नामकरण किया गया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा 17 दिसंबर 2019 को 112 बहिर्ग्रहों और उनके मेज़बान तारों के नामों की घोषणा की गई है। अब यहाँ पर खास बात क्या है, 2 चीज़ें आप देख सकते हैं।
इस भारत में इस अभियान का संचालन किसके द्वारा किया गया? भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा किया गया। अब यहाँ पर देखें, सेक्सटेंस तारामंडल में स्थित सफ़ेद पीले तारे HD 86081 को विभा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? विभा। और ये जो विभा नाम दिया गया, ये प्रसिद्ध भारतीय महिला वैज्ञानिक विभा चौधरी के सम्मान में इस नाम को रखा गया था, जिन्होंने पाई मेशान की खोज किया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो विभा का मतलब क्या होता है? विभा का मतलब होता है दीप्तिमान प्रकाश पुंज, ए ब्राइट बीम ऑफ लाइट। और एक दूसरा बहिर्ग्रह जिसका नाम रखा गया संतमस। ठीक है, क्या नाम रखा गया? संतमस। अब यहाँ पर संतमस का मतलब होता है क्लाउडेड, मेघ के लिए संस्कृत शब्द होता है संतमस। ये जो नाम रखा गया विभा, ये किसके द्वारा रखा गया? अनन्यो भट्टाचार्य ने इस नाम को सुझाया था। वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की 22 वर्षीय छात्र हैं अनन्यो भट्टाचार्य, इन्होंने विभा नाम दिया था। और जो संतमस नाम दिया गया वो 13 वर्षीय छात्र विद्यासागर दाऊद ने इस नाम को सुझाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और कोई खास बात इसमें नहीं है। शनि ग्रह के 20 नए उपग्रह मिले। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर ने शनि के 20 नए उपग्रहों की खोज की घोषणा किया। और कौन सी दूरबीन का इसमें यूज़ किया गया था? तो इसमें सुबारू दूरबीन का यूज़ किया गया था। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? हवाई द्वीप स्थित मौनाकी एक ज्वालामुखी है और वहीं पर ये दूरबीन स्थापित की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से शनि के कुल उपग्रह कितने हो गए हैं? इनकी संख्या बढ़ करके 82 हो गई है। और अब तक सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह के हो गए? तो शनि ग्रह के हो गए हैं। ठीक है, इससे पहले बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हुआ करते थे 79, लेकिन अब शनि के उपग्रह हो गए 82। क्लियर? पंडित जसराज के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। ये एक भारतीय संगीतज्ञ थे पंडित जसराज, और इन्हीं के नाम पे एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। 23 सितंबर 2019 को IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा पंडित जसराज के नाम पे इस उपग्रह का नाम रखा गया। आप देख सकते हैं 2006 VP32 इस ग्रह का नाम हुआ करता था। अब इसे जाना जाएगा 300-128। एक्चुअली ये जो नाम है ये इन्हीं का जन्मतिथि को विपरीत क्रम में रखा गया, रिवर्स ऑर्डर में रखा गया है 28-1-30। तो इसको पहले 300-128। ठीक है, अगर इसको रिवर्स क्रम में लाएंगे तो ऐसे ही बन जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया पंडित जसराज पहले भारतीय संगीतज्ञ हैं जिनके नाम पर किसी ग्रह या क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। रमनसैट 2 का प्रक्षेपण। रमनसैट क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये बहुत ही छोटा एक मिनिएचर सैटेलाइट है। ठीक है, मिनिएचर सैटेलाइट है जिसको नासा ने लॉन्च किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इसका जो आकार है वो 4 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर का है, बहुत ही छोटा। और इसे तैयार किसने किया है? आभास सिक्का ने तैयार किया है। एक 17 वर्षीय बच्चे ने स्पेस इंडिया नामक संगठन में ट्रेनर के तौर पर है, अभी प्रशिक्षु के तौर पर। ठीक है, और इसने इसे डिज़ाइन किया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। भारत का द्वितीय चंद्र मिशन चंद्रयान 2। और अभी मैंने आपको बताया था कि इसे लॉन्च कैसे किया गया था। GSLV Mark 3 M1 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। पहले इसे कुछ दिन पहले ही लॉन्च करना था, लेकिन बाद में इसे लास्ट टाइम में इसे पोस्टपोन करके 22 जुलाई डेट फिक्स की गई। लॉन्च तो हो गया आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से। 15 जुलाई 2019 को इसे पहले लॉन्च करने की बात हुई थी, लेकिन बाद में फिर एक हफ्ते बाद इसे लॉन्च किया गया 22 जुलाई को। अब यहाँ पर देखें, इस जो चंद्रयान 2 मिशन था इसमें एक लैंडर था, एक रोवर था और एक ऑर्बिटर था। तो रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पे इस लैंडर को नाम दिया गया था विक्रम, और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। ठीक है, और लैंडर रोवर के साथ क्या हुआ आपको पता है कि लास्ट टाइम में ये मिशन फेल हो गया। लगभग कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये भारत इसरो से इसका जो कनेक्शन था वो कट गया और ये मिशन फेल हो गया था। हालांकि ऑर्बिटर अभी भी मून की कक्षा में रोटेट कर रहा है। ठीक है, जो लैंडर का संपर्क था वो टूट गया और शायद ये टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गया। सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी, लेकिन इसकी हार्ड लैंडिंग हुई। अर्थात हार्ड लैंडिंग का मतलब जो उसके इंस्ट्रूमेंट थे वो ठीक से कार्य नहीं कर रहे थे और वो तेज़ी से चंद्रमा की सतह पर उतरा। ठीक है,
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।